नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के साथ ही नॉमिनी बनाना भी बेहद जरूरी होता है। कई निवेशक नॉमिनी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नियम क्या है, किसे नॉमिनी बनाया जा सकता है, एक बार नॉमिनी बना दिया तो क्या उसके बाद उसे बदला जा सकता है, साथ ही इसके फायदे क्या है। साथ ही चर्चा करेंगे सभी ने अपने हाल ही में जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर में म्यूचुअल फंड में और साथ ही डीमैट खातों में नॉमिनी के नियम को आसान बनाने को लेकर क्या नए प्रस्ताव दिए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। प्रतिभा और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही उतना ही जरूरी है जितना हम हमेशा चर्चा करते हैं कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए। तो निवेश में जो नॉमिनी के नियम है या जो नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर अभी भी लोगों का काफ़ी ढीला रवैया है। और ये बात इससे भी साबित हो जाती है कि जितने अनक्लेम्ड अमाउंट्स, अनक्लेम्ड अकाउंट्स पड़े हुए हैं, जिसका खुलासा खुद आरबीआई ने भी किया और जिसका खुलासा खुद सरकार ने भी किया, उससे पता चलता है कि नॉमिनेशन को लेकर जो लोग हैं अभी भी उतने सीरियस नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है, इसको और आसान बनाने की ओर सेबी ने कदम उठाया है, कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिससे ये मालूम चलता है, जिससे उन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं कि कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। प्रवीण, हमने देखा पिछले साल से अब तक बार बार जो नॉमिनेशन है उसके जो पूरे प्रोसेस है उसको सेबी आगे बढ़ाती जा रही है क्योंकि वो टाइम पर पूरा नहीं हो पा रहा है। आपकी नज़र में क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से अभी म्यूचुअल फंड में या स्पेशली डीमैट खातों को लेकर नॉमिनेशन की पूरी प्रोसेस को पूरा नहीं किया जा पा रहा है? क्या कंफ्यूजन है और इसको आसान बनाने के लिए सेबी का ये कदम है कैसा? नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक जो टॉपिक है आज हमारी डिस्कशन का बहुत ही सेंसिटिव है, पर्टिनेंट है, क्योंकि निवेश सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है। आपने जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वो आपके राइटफुल बेनिफिशियरीज के पास बाद में पहुंचने चाहिए, जिनके लिए आपने आपके लव्ड वंस है, जिनके लिए आप निवेश करते हैं और उनका फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। एंड जैसे आपने बोला, हम देख रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा अनक्लेम्ड अकाउंट्स हमारे सामने आए हैं। 2-3 आंकड़े मैं पहले यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। दिसंबर में जो पार्लियामेंट के सामने फिगर्स रखे गए हैं, वहाँ हमने देखा है कि एक 28% की इंक्रीज़ है इन अनक्लेम्ड डिपॉज़िट्स जो बैंक्स में पड़े हैं, और आज की तारीख में अनक्लेम्ड डिपॉज़िट्स का जो फिगर है वो 42,000 करोड़ पहुँच चुका है। इसके साथ-साथ अभी जो सेबी ने अपना कंसल्टेशन पेपर निकाला है, वहाँ पे उन्होंने एक स्टैगरिंग फिगर दिया है, जहाँ पे 13.6 करोड़ जो हमारे पास डीमैट अकाउंट्स हैं, उनमें से 9.8 करोड़ यानी कि 72% खातों में नॉमिनेशन को या तो ऑप्ट आउट कर लिया गया है या नॉमिनेशन दिया ही नहीं है। एंड स्वाति जी, यहाँ पे 70% में एक्चुअली ऑप्ट आउट का ऑप्शन निकल के आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखें तो ये थोड़ा-सा लो है। 85% खातों में हम देख रहे हैं कि नॉमिनेशन है, और जो बचे हुए 15% है, वहाँ पे या तो ऑप्टिंग आउट है या फिर नो नॉमिनेशन है। इसलिए सेबी को लगातार अपनी जो डेट है नॉमिनेशन अपने नाम देने की, कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसको आगे करना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-3 दिक्कतें जो सामने आ रही हैं। एक तो अभी भी अगर हम म्यूचुअल फंड्स को देखें तो हम पेपर फॉर्मेट में सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस करते हैं। मेरे ख्याल से ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ की अवेयरनेस अभी भी लिमिटेड है। बहुत निवेशक ऐसे हैं जो निवेश करके वहीं पे उसको छोड़ देते हैं और अपने नॉमिनेशंस को रिविज़िट नहीं करते हैं। तो जैसे हमें रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है कि हमारे रिटर्न सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वैसे ही एक्चुअली नॉमिनेशन को भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है हर साल, जो नहीं हो रहा है। कई जगह आपकी ईमेल्स और मोबाइल्स चेंज हो गए हैं, आपके पास अलर्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन एक प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं थोड़ी लैक्सिटी भी है कि निवेशक सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे थोड़े दिन बाद। हर कोई आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, व्यस्त जीवन है, और ये कहीं न कहीं मेरे ख्याल से आप टेंडेंसी रखते हैं इस प्रोसेस को पोस्टपोन करने की।
और मेरे ख्याल से एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है, वो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इंडिसिजन भी है। कई बार व्यक्ति शायद सोच नहीं पाता है कि हमें नॉमिनी किसको रखना है। आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको गार्डियन रखना है वहाँ पे एक उनके साथ। तो मेरे ख्याल से कई बार जो इंडिसिजन है कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ के आड़े आ रहा है कि अभी भी कंप्लीशन ऑफ नॉमिनी नहीं है बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में। बिल्कुल। तो एक यहाँ पर बात समझना बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। प्रबलीन ने समझाया कि वजह क्या हो सकती है कि नॉमिनेशन को लेकर अभी भी काफ़ी ढुलमुल ढीला रवैया है निवेशकों के प्रति, और सभी क्यों इसको पुश कर रही है। प्रतिभा, जो हमने कंसल्टेशन पेपर जो सेबी मूलतः चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और इसका मकसद यही है कि इस जो पूरी नॉमिनेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको लोग सीरियसली लें। मोस्टली जो हमने अभी आंकड़े भी दिखाए, ज़्यादा जो जॉइंटली हेल्ड अकाउंट्स हैं, चाहे वो डीमैट खाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड फोलियोज है, वहाँ पर कुछ प्रस्ताव लाने की बात सेबी की तरफ से की गई है। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पाया गया है कि जो ऑप्ट आउट ऑप्शन है, जो कि सेबी ने कहा कि अगर आप चाहें तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं नॉमिनेशन में, कि आप कोई नॉमिनी रखना ही नहीं चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो आप नॉमिनी का नाम लिखिए या फिर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन लिखिए। तो 27% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है ऐसे लोगों की विद इन जॉइंटली हेल्ड अकाउंट, जिसमें ऑप्ट आउट अकाउंट ऑप्शन लोगों ने चूज किया है। जॉइंटली हेल्ड जो खाते होते हैं, उसमें किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं, प्रतिभा, समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होल्डर की मृत्यु होने के बाद दूसरे को कैसे अधिकार जाएगा, और अगर दूसरा भी नहीं रहता है तो उसके बाद फाइनली उसका जो हियर होगा, लीगल हियर होगा, कौन होगा, इसको आसान बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और एक होल्डर, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड होल्डर हो, उनका अगर डेथ हो जाता है तो दूसरा होल्डर उसका सोल होल्डर बन जाता है, ट्रांसमिशन प्रोसेस करना पड़ता है। तो आमतौर पे हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉइंट होल्डर है तो हम नहीं रहे तो जॉइंट होल्डर तो उसका पूरा एसेट्स को वो टेक ओवर करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम नॉमिनी को भी डालें उसमें, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत रेयर होगा कि दोनों होल्डर इकट्ठा उनका डेथ हो जाए या आसपास इर्द गिर्द उनका डेथ हो जाएगा। लेकिन ये हमने देखा है बहुत सारे केसेस में, स्पेशली कोविड टाइम्स में, कि दोनों होल्डर्स का डेथ हुआ है और उन्होंने नॉमिनी ऑप्ट आउट किया है। इसलिए क्या होगा शायद कि उनके मतलब यंग पीपल होते हैं जो जॉइंट होल्डर्स, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं, बच्चों को नॉमिनी रखना है तो उनको सोचना है गार्डियन कौन है, तो ये बहुत दिक्कत देती है उनको। सब जॉइंट होल्डर के केस में मोस्टली लोगों को लगता है हम तो सेफ है, दूसरा होल्डर है तो हमें नॉमिनी रखने की जरूरत नहीं है। तो एक बात समझना आपके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड चेंज कर सकते हो। नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि वो ओनर बन जाएंगे आपके बाद, इसका मतलब है कि वो केयर टेकर है। तो भले ही आप अपने बच्चों का ना रखें, किसी और को रख देंगे तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता जॉइंट होल्डर के केस में, इसलिए नहीं रखते। आई थिंक इन दिस प्रपोजल जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें क्लैरिटी दिया है कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप चेंज कर सकते हो, और नॉमिनी इज नॉट द फाइनल ओनर, ही इज ओनली द केयर टेकर। जो वसीयत में लिखा जाता है, जो आप वही आपका वारिस होगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा कि कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा था और किसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है यहाँ पर सेबी ने, जिस पर जवाब भी मांगा गया है 8 मार्च 2024 तक, कि कैसे इस प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर लिया जाए जिससे लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करे। अब आपने जैसा बताया कि नॉमिनी जब आप बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके पास ही सारे अधिकार चले जाते हैं। प्रबलीन, यही समझना जरूरी है कि नॉमिनी है कौन। हम किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाते हैं, हमें लगता है कि जब वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, उनके एब्सेंस में, उनके जाने के बाद नॉमिनी को रकम चली जाएगी। और यहाँ पर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं। तो नॉमिनी का रोल है क्या? जैसे प्रतिभा ने भी कहा कि बहुत क्लियरली डिफाइन है कि नॉमिनी सिर्फ संपत्ति का केयर टेकर है,
जरूरी नहीं है कि उसके पास ही पैसे जाएंगे। तो नॉमिनी की डेफिनेशन यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। जी। स्वाति जी, इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो नॉमिनी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द कस्टोडियन, जैसे अभी प्रतिभा जी ने बोला कि वो एक तरीके से केयर टेकर हो जाते हैं उन एसेट्स के जहाँ पे उनका नाम दिया जाता है, और वो एक तरीके से स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि उनके नाम पे वो ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद जब तक कई बार कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है क्योंकि कौन लीगल हेयर है, जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक वो कस्टोडियन रहेंगे, और उसके बाद जिनका भी नाम विल में है या जो उनके लीगल हेयर्स हैं, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, उन्हीं के पास जो फाइनल बेनिफिशियरी हैं वो ही बनेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अ, अगर हम किसी पेरेंट का एग्जांपल लें, वहां पे उनने अपने एक बेटे को नॉमिनी रखा है और उनके 2 बेटे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी संपत्ति या जो भी बैंक अकाउंट्स में पैसा है, वो एक ही बेटे को जाएगा। उनके जो सेकंड सन है, उनका भी उतना ही हक बनता है उस पैसे पे। पर यहाँ पे एक छोटी दिक्कत ये हो सकती है, अगर इन्फॉर्मेशन ही कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, देन स्वाति जी, जो नॉमिनी बनते हैं उनके बाद उनके सामने एक विल तो डेफिनेटली आनी चाहिए, जो दूसरे लेट्स से यहाँ पे अगर बेटा अपनी लेके आता है कि भाई विल के हिसाब से या मैं लीगल हेयर हूँ, बिकॉज ये क्लास 1 लीगल हेयर्स हो जाते हैं कि दोनों में 50% का डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन, चाहे नॉमिनी हो चाहे आपकी विल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो आपके फाइनल बेनिफिशियरीज है, वहां तक पैसा नहीं पहुंचता है। सेकंड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नॉमिनी के केस में ये है कि नॉमिनी हम बहुत सारी एंटिटीज को रख सकते हैं। हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी नॉमिनी रख सकते हैं। हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी नॉमिनी रख सकते हैं, अगर हम कल को चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा पैसा किसी रिलीजियस ट्रस्ट में चला जाए। पर हम किसी कॉरपोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को या HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सोसाइटी को, और एक साधारण ट्रस्ट को जो चैरिटेबल या रिलीजियस नहीं है, और एक माइनर बच्चे को नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। यानी कि नॉमिनी बनाने के लिए आपका व्यक्ति एडल्ट होना चाहिए। इसके अलावा या तो आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर आप एक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है। तो जब आप एक नॉमिनी अपना डिसाइड करते हैं, कोशिश करें कि आपकी फैमिली में से ही कोई हो, और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स जिनमें आप चाहते हैं कि कल को वो पैसा डिवाइड हो, उनको जरूर जानकारी हो कि आपने किसको नॉमिनी बनाया है। एंड सबके पास ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कई बार नॉमिनी, स्वाति जी, इवन फॉर ईज बनाया जाता है कि आपका एक बच्चा बाहर है, विदेश में है, एक इंडिया में है, तो आपने एक बच्चे को अपना नॉमिनी बना दिया। सो यहाँ पे क्लैरिटी ऑन कौन है नॉमिनी, एक कस्टोडियन है, और दूसरा उसके बारे में कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली सारे मेंबर्स को होनी चाहिए। प्रतिभा, जो हमने आंकड़े देखे जो खुद सेबी ने पेश किए डीमैट खातों के और फिर म्यूचुअल फंड फोलियोज के, जिसमें ये बात भी सामने आई कि सिंगल डीमैट खातों में लगभग 70% खातों में ऑप्ट आउट नॉमिनेशन का इस्तेमाल किया गया। मतलब ऐसे खाते कोई भी नॉमिनेशन रखना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक प्रावधान सेबी की तरफ से दिया गया है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ऑप्ट आउट को आप चूज कर लीजिए। यही जो आंकड़ा है जॉइंट डीमैट खातों में 31% का है, वहां पर ऑप्ट आउट नॉमिनेशन चूज किया। म्यूचुअल फंड फोलियोज की तरफ आए तो 6% ही यहां पर ऑप्ट आउट नॉमिनेशन था, जो कि जिसको चूज किया गया। वहीं जो जॉइंट म्यूचुअल फंड फोलियोज थे उसमें कम से कम 7% रहा, और 27% जॉइंट म्यूचुअल फंड फोलियोज में कोई नॉमिनेशन ही नहीं है। एक बात समझना बेहद जरूरी है, चाहे आप ऑप्ट आउट ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें, मतलब आप कोई नॉमिनेशन नहीं रखना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इन केस किसी भी अकाउंट में कोई नॉमिनी ही नहीं है, तो फाइनली वो जो रकम होगी, जो संपत्ति होगी, जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होंगे, वो किसको जाएंगे, क्या नुकसान हो सकता है, क्या कानूनी पचड़े हो सकते हैं, क्या एक पूरा प्रोसेस हो सकता है जिसके बाद फाइनली सही हाथों में वो पैसा पहुंचेगा। आमतौर पे जब इन्वेस्ट करते, निवेश करते टाइम अगर वो ऑप्ट इन नहीं करते फॉर नॉमिनेशन, और लोग बोलते हैं बाद में कर लेंगे, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट पूछ लिया कि नॉमिनी का कुछ पैन कार्ड दे दो, डेट ऑफ बर्थ दे दो, तो बताते हैं अभी स्टार्ट कर दो, बाद में हम निवेश कर लेंगे, ऑप्ट आउट कर देते हैं। तो ये नहीं सोचते कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट होल्डिंग है म्यूचुअल फंड का, और आपने नॉमिनी नहीं रखा, तो ऑन द डेथ ऑफ
वन ऑफ द होल्डर्स दूसरे होल्डर को सारे वो बेनिफिशियरी बन जाते हैं, उनके नाम पे ट्रांसमिट हो जाता है, वो अपने नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। अगर जॉइंट होल्डिंग में आपने नॉमिनी नहीं रखा और दोनों का डेथ हो गया, तो लीगल हेयर्स को तो दो दो सिनेरियोज हो सकता है। एक तो आपकी विल है या आपका विल नहीं है। विल नहीं है तो इसको बोलते हैं इंटेस्टेड सक्सेशन। अगर आपका विल है तो आपके विल के हिसाब से जो भी आपका बेनिफिशियरी है उनको ये पूरा ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन विल को प्रोबेट करके लाना जरूरी है। और प्रोबेट जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग और काफी महंगा होता है। तो अगर आपका विल भी है तो विल का प्रोबेट होना जरूरी है। अगर आप विल नहीं है तो और भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ये सब लेके आना इतना इजी नहीं है, और हमने काफी सारे ऐसे बैंक डिमैट अकाउंट्स में देखा है कि ये लाने के बाद भी वो नो ऑब्जेक्शन पूछते हैं बाकी सब हेयर से। सो अगर ये कोई जानकारी रखता है कि इतना प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके, अगर आपने नॉमिनी नहीं रखा, तो शायद वो थोड़ा सा समय और निकाल के वो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट देके अपना नॉमिनेशन कर लेते हैं। सिंगल अकाउंट में भी यही है, अगर नॉमिनी है तो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, नहीं है तो विल का प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, बहुत ही लंबा लिस्ट है और बहुत सारा भागम दौड़ी जरूरी रहेगा। और ये हमने कई केसेस में देखा भी है। अभी जो एक रिसेंटली पब्लिश्ड जो रिपोर्ट थी, और ये सरकारी रिपोर्ट है, जिसका हमने जिक्र भी किया, लगभग एक बहुत बड़ा एक अमाउंट, अनक्लेम्ड अमाउंट है, जो कि अभी भी पड़ा हुआ है बैंक्स में, एसेट्स जो हैं अनक्लेम्ड हैं। और ये भी जो इकट्ठा हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा हुआ है, कई सालों से जमा हुई जो संपत्ति है जो किसी की नहीं है ऑन पेपर। अगर अभी से प्रबलीन इस प्रैक्टिस को अपनाने की शुरुआत करें, जो सेबी भी सोच रही है कि क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, नॉमिनेशन की अगर पूरा प्रोसेस इन प्लेस रहता है तो आने वाले टाइम में कम से कम ऐसी परेशानी नहीं होगी, अनक्लेम्ड अमाउंट्स की दिक्कत नहीं होगी। तो किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये पूरा लीगल प्रोसेस है उसे बचने के लिए, क्योंकि हमें देखते हैं कि अगर नॉमिनी को भी कई बार पैसा चला जाता है तो उसमें भी कई बार कानूनी पचड़े पड़ जाते हैं कि उनको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि उनका नाम ही क्यों दिया गया। तो क्या ये बेटर रहता है किसी एक पर्टिकुलर केस में कि नॉमिनी और जो लीगल वारिस है, जो सक्सेसर है, अगर वो एक ही हो तो बेहतर है? स्वाति जी, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इतने सारे अनक्लेम्ड हमारे पास एक तो अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, और ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि यानी कि वो पैसा जिन घरों में पहुंचना चाहिए था, शायद जिनको बहुत ज़रूरत थी, उनके पास नहीं पहुंच पाया है। और इस चीज़ को अगर हम नहीं चाहते कि आगे हो, तो इतना ज़्यादा जो हमारा ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम है, ओवरबर्डन्ड है, और एक एफिडेविट, सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना, सबकी प्रेज़ेंस होना, ये सारे बहुत ही कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे अभी प्रतिभा जी ने मेंशन किया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अगर निवेशक आज से सोच के करे, तो आने वाले समय में उनकी और उनके जो अपने लव्ड वन्स हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखद हो सकती है। जिसमें जैसे आपने बोला कि अगर आप नॉमिनेशन में किसी को रख रहे हैं, किसी का नॉमिनी, म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप शुरू में ही परसेंटेज भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कल को चाहते हैं कि आपकी वाइफ के पास सारा पैसा जाए, तो आप वाइफ को 100% करके वहाँ पे नॉमिनेशन में रख सकते हैं। एंड आप चाहें तो अपनी विल में भी पहले, यूजुअली अगर कोई कपल होता है तो आप अपनी हस्बैंड के बाद वाइफ को सब कुछ मिले, और वाइफ के बाद हस्बैंड को, और उसके बाद जब भी वो सिंगल पेरेंट बच जाएगा, उसके बाद जाहिर है उनके बच्चों को ही सारा कुछ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब तक पति पत्नी है तब तक एक दूसरे को आप रख सकते हैं। अगर आप में से एक ही है तो आप अपने बच्चों में नॉमिनेशंस को 50-50% में या जिस परसेंटेज में आप डिवाइड करना चाहें, अगर 3 बच्चे हैं तब भी आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ-साथ उसकी एक विल लिख दें, और विल को लिखने के लिए आप एक हैंड रिटन विल लिख सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हो। वहाँ पे स्वाति जी, अगर आपने नहीं भी रजिस्टर कराया चलता है, जो आपके 2 विटनेसेस हैं,
प्रेफरेबली अगर आपके पास एक डॉक्टर एंड आई थिंक लॉयर का सिग्नेचर है वहां पे एज विटनेसेस, तो वो और ज्यादा उसको सॉलिडिफाई करता है। तो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल आपके पास ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की प्रोसेस की प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास अपनी एस्टेट प्लानिंग जो है कि मेरे बाद मेरा पैसा किसके पास और कैसे जाना चाहिए, मेरे ख्याल से उसको सोचना राइट इन द बिगिनिंग बहुत ही जरूरी है। और अपने लाइफ इवेंट्स के साथ साथ नॉमिनेशंस को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने राइज इन डिवोर्स रेट्स देखा है, कई बार जिसको आपने नॉमिनी बनाया होता है उस व्यक्ति की आपसे पहले डेथ हो जाती है, तो वहां पे अगेन नॉमिनी को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो इन छोटी बारीकियों का अगर आप ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है, जो बहुत सारी लीगल हैसल से आपको बचा सकती है, ये कुछ छोटी बातें। बिल्कुल, और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, आप ज़रूर चेक कीजिए आपके जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें ज़रूर चेक कीजिए कि आपकी जो नॉमिनेशन का जो पूरा प्रोसेस है, क्या आप वो अपडेटेड है कि नहीं, आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, किसे रखना चाहते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और सरकार, अलग अलग जो एजेंसीज़ है, आपको समय दर समय मौका देती है उसको अपडेट करने का। तो ये तमाम सुविधा आपके लिए मौजूद है, बस आपको कोशिश करनी है कि इसको अप टू डेट आप रखें, जिससे आगे आने वाले समय में आपकी जो अपनी हार्ड अर्न्ड संपत्ति है आपके अपनों के हाथ में ही, सही हाथों में पहुंचे। बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे प्रतिभा और प्रबलीन, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, ब्रेक का वक्त हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।